Hi and welcome to my YouTube channel Science Wizard. Friends, today we will read about the second part of the third chapter of class 8, that is synthetic fiber and plastics. लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि सिंथेटिक फाइबर क्या है, इसकी पॉपुलैरिटी क्यों है और साथ ही साथ कुछ ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स के यूजेस को हमने पढ़ा था, जैसे नायलॉन के बारे में पढ़ा था कि नायलॉन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है या उसकी उपयोगिता क्यों ज़्यादा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। आज का जो एजेंडा है हमारा, टुडेज एजेंडा, वो है एक्रिलिक, उसके यूजेस, साथ में वो इतना पॉपुलर क्यों है, और उसके बाद प्लास्टिक्स, उसके टाइप्स, उसके यूजेस, और उस यूज के बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि प्लास्टिक जो है वो बून है या कर्स है। अब बून और कर्स का मतलब क्या है वो हम लेटर ऑन जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला एजेंडा है वो है एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या होता है बेटा? एक्रिलिक के बारे में हम ये कहते हैं कि ये एक तरह का वुल है जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होता है। मीन्स व्हाट, कि अगर हम एक्रिलिक की बात करते हैं तो एक्रिलिक क्या है? अगर हमसे कोई ये पूछेगा कि व्हाट इज एक्रिलिक, हमारा आंसर होना चाहिए कि इट इज द आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड वुल। इट इज द आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड वुल। मीन्स व्हाट, कि वुल जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होता है उसी को हम एक्रिलिक कहते हैं। अब क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, और इसके यूजेस से पहले इसकी जरा हम प्रॉपर्टी को पढ़ लें। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं क्या, इट एब्जॉर्ब्स लेस वाटर, सेकेंड, एक्रिलिक के बारे में जो सेकेंड बात है वो ये कि इट हैज द कैपेसिटी या कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब या फिर ट्रैप हीट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि इट इज चीप इन कॉस्ट। And next point, it is available in multicolor, available in different colors, in different colors. फ्रेंड्स, यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि अगर हमने प्रॉपर्टीज की बात की है या प्रॉपर्टीज के बारे में बताया तो उसके बारे में मैंने ये कहा था कि ये जो है ना वो एब्जॉर्ब करता है कम वाटर को। सबसे जो अहम बात है वो ये कि जैसे ही हम वुल को, ऊन को जैसे ही हम धोने की कोशिश करते हैं तो उसमें पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद ये भी है कि इट हैज द कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब और ट्रैप हीट। ये वुल की तरह हीट को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से हीट बाहर नहीं जाता और हमें स्वेटर जैसी इसकी वजह से फीलिंग आती है। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन ये भी है कि व्हाई इज एक्रिलिक सो पॉपुलर। एक्रिलिक के ज्यादा पॉपुलर होने का कारण क्या है? तो हम क्या कहेंगे कि आज के समय में हम ये ढूंढते हैं कि कौन सी चीज सस्ती है, और उसमें अगर सारी क्वालिटीज वुल वाली मिल जाए तो कहीं ना कहीं हम इसी का यूज करते हैं। इसीलिए इट इज चीप इन कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से एक्रिलिक बहुत पॉपुलर होता है। उसके बाद इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आज के समय में लोग ये नहीं देखते कि हमारा जो स्वेटर है वो गर्म होना चाहिए, लोग ये भी देखते हैं कि उसका कलर कैसा है। तो आपको मैं बताऊं कि अगर हम नेचुरल फाइबर की बात करें या नेचुरल वुल की बात करें तो वो तो शिप, कैमल, रैबिट, इनसे ऑब्टेन होता है, तो कहीं ना कहीं वो 2, 4, 5 कलर में अवेलेबल होंगे। लेकिन एक्रिलिक चूंकि केमिकल से प्रिपेयर होता है इसीलिए वो अलग अलग बहुत सारे कलर्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आई होप इट इज क्लियर। एक्रिलिक का सबसे ज्यादा पॉपुलर होना इसलिए है
क्योंकि वो कैसा होता है, सस्ता होता है, चीप इन कॉस्ट होता है और मल्टी कलर्स में अवेलेबल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप और हम जब स्वेटर खरीदने जाते हैं तो एक स्वेटर होता है जो काफी महंगा होता है, जो 2000 और 2500 में हमें केवल हाफ स्लीव में मिलता है, लेकिन वही एक स्वेटर ऐसा भी होता है जो 600 रुपीज में वो उससे डिफरेंट कलर में, उससे अच्छे कलर में और उससे सस्ता मिल जाता है। तो बेसिकली वो प्योर वुल नहीं होता। जब उसके हम कंपोजिशन को देखेंगे उसमें क्या होता है, 80%, जैसे मैं एक सिंपल कंपोजिशन बता रहा हूं, 80% जो होता है वो होता है आपको एक्रिलिक उसमें, और 20% होता है वुल। क्लियर हो गया होगा बेटा। तो कहीं ना कहीं वुल की मात्रा कम होने की वजह से ये क्या होता है, चीप, सस्ता हो जाता है। क्लियर। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात कि एक्रिलिक इज बेनिफिशियल फॉर एनवायरमेंट। वाई? यहां से ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये एक एस्पेक्ट से इस चीज को पढ़ने के बाद बनाया जा सकता है कि एक्रिलिक इज बेनिफिशियल फॉर एनवायरमेंट पर्पस। वाई? टेल इश्यूज या पर्पसेस। क्यों ऐसा क्यों है कि अगर हम बात करें एक्रिलिक की तो हम कहते हैं वो बेनिफिशियल है एनवायरमेंटल पर्पसेस के लिए। तो हम क्या कहते हैं कि एनवायरमेंटल पर्पसेस के लिए एक्रिलिक इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि अगर हम वुल की बात करें तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमें एनिमल्स को कष्ट पहुंचाना पड़ेगा, या ये कहते हैं कि कई एनिमल्स को किल करना पड़ेगा, तब जाकर हम वुल ऑब्टेन करते हैं। लेकिन एक्रिलिक के केस में एनिमल्स को नहीं डिस्टर्ब किया जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि लोगों को वुल जैसी चीज भी मिल जाती है और लोग बहुत आसानी से उसको पहन भी लेते हैं और किसी तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं। मीन्स व्हाट कि एक्रिलिक डज नॉट require disturbance of animals या requires hunting of animals. As a result, it does not harms या disturbs the ecological balance. आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। इकोलॉजिकल बैलेंस, और अगर इकोलॉजिकल बैलेंस को ये डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गया। ध्यान रहे कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसलिए होता है क्योंकि ये किसी भी ह्यूमन या मान लो एनिमल्स को हंट करने की इसमें जरूरत नहीं होती, ये केमिकल से प्रिपेयर हो जाता है और इस वजह से ये इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करता है, जिस कारण से एक्रिलिक के बारे में कहते हैं कि ये इन्वायरमेंटल पर्पसेस के लिए जो होता है वो बेनिफिशियल है। आई होप एक्रिलिक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे प्लास्टिक्स की, कि प्लास्टिक्स क्या होते हैं। लेट अस सी हियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। प्लास्टिक्स मेड अप ऑफ different small units. Plastics are made up of different small units called monomers. Mono means one and mers means unit. इसी तरह बेटा जब टू और मोर monomers combine to form a polymer। और प्लास्टिक जो है वो कहीं ना कहीं किसका मिक्सचर है बेटा, पॉलीमर का मिक्सचर है। ये जो पॉलीमर आपको दिख रहा है इसका मिक्सचर होता है, इसको कई बार कंबाइन करने पर एक यूनिट बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। क्लियर हो गया। अब प्लास्टिक के बारे में जो दूसरी बात है वो ये कि प्लास्टिक कितने तरह का होता है।
लेकिन उससे पहले हम एक और चीज देखेंगे, वो है यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स। अब यूजेस को हम पढ़ेंगे तो यूजेस कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी पर बेस्ड होगी, तो उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स क्या है, मीन्स व्हाट कि वी कैन से दैट प्लास्टिक्स आर लाइट वेट, प्लास्टिक्स आर लाइट वेट and durable. Means what कि plastics, whenever we talk about plastic we say that they are lightweight and durable. Means what we can also say कि they are durable means long life running. Means what कि whenever we talk about plastic we say that plastics are lightweight, हल्का होता है, आफ्टर दैट दे आर ड्यूरेबल, ज्यादा दिनों तक चलने वाला होता है, इसीलिए प्लास्टिक्स के बारे में ये कहा जाता है कि दे आर लाइट वेट एंड ड्यूरेबल। आफ्टर दैट सेकेंड थिंग, दे कैन बी यूज्ड टू मेक almost all the items in this universe, almost all the items in this universe। तीसरी बात ये भी है बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि दे आर चीप इन कॉस्ट, बहुत सस्ते होते हैं ये किसी दूसरे की कंपैरिजन में, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे। दे आर चीप इन कॉस्ट, सस्ते होते हैं, और उसके बाद दे आर इजीली अवेलेबल, बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूं। अगर हम प्लास्टिक्स की बात करें बेटा, तो प्लास्टिक्स के बारे में हम क्या कहते हैं, तो प्लास्टिक्स के बारे में कहेंगे क्या कि दे आर लाइट वेट एंड ड्यूरेबल। मीन्स व्हाट कि ये हल्का होता है और ज्यादा दिनों तक चलने वाला होता है। आपने देखा भी होगा, आपने फर्नीचर अपने घर में अगर खरीदा होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि वो जो है वुडन फर्नीचर से हल्का होता है और ज्यादा दिनों तक चलता भी है। दूसरी बात, दे कैन बी यूज टू मेक ऑलमोस्ट ऑल द आइटम्स इन दिस यूनिवर्स। मीन्स व्हाट कि इस संसार में, इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं उनमें लगभग सभी चीजों को हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो बेड से लेकर और किचन में यूटेंसिल्स तक को लगभग हम प्लास्टिक से बना देते हैं। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक के प्लेट्स भी होते हैं, प्लास्टिक का लंच बॉक्स होता है और प्लास्टिक के कंटेनर्स भी होते हैं। उसके बाद सबसे अहम बात जो है, जो इसको पॉपुलर बनाता है, वो ये कि दे आर चीप इन कॉस्ट, सस्ते होते हैं वो। अगर आप एक स्टील के प्लेट को खरीदने जाओगे तो शायद वो 100, 150 या 200 के अलॉन्ग होगा, लेकिन अगर आप प्लास्टिक प्लेट की बात करते हो तो वो 20 रुपीज से ही स्टार्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो सस्ता होता है। आफ्टर दैट मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊं कि अगर हम एक टेबल खरीदने जाएं जो कि स्टील का हो या वुडन हो, तो वुडन टेबल का लगभग जो कॉस्ट है वो 5000 के आसपास है मिनिमम, अगर हम एक स्टडी टेबल लेते हैं 3-4 या 4-3 का। लेकिन अगर हम प्लास्टिक के टेबल की बात करें तो 4-3 का जो टेबल है वो अराउंड 1200 का आ जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंस है इन दोनों के आइटम में। और ऐसा नहीं है कि वो प्लास्टिक वाला जो हम खरीदते हैं वो चलता नहीं है, वो खूब चलता है और वो सस्ता होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उसके बाद दे आर इजीली अवेलेबल। एक पल के लिए आपको वुडन फर्नीचर ना मिले, लेकिन अगर आप प्लास्टिक के फर्नीचर की बात करोगे वो बहुत आसानी से और लगभग हर दुकान में आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो सस्ता होता है। आई होप इस प्रॉपर्टी को आपने समझ लिया होगा। अब इसके बेसिस पर यूजेस ऑफ प्लास्टिक की बात करते हैं, तो हम कहेंगे क्या, दे आर यूज्ड एज कैरी बैग्स। पॉलीथीन की अगर हम बात करें तो आफ्टर दैट दे आर यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर्स, मेकिंग फर्नीचर्स। उसके बाद दे आर यूज्ड इन मेकिंग
handles of saucepans, handles of saucepan. After that they are, अब यहां पर जो ये पॉइंट मैंने लिखा है कि दे आर यूज्ड इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ सॉसपैन एंड ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग स्विच, इन मेकिंग स्विच। ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी हैं, अभी मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर जो ये मैंने लिखा है कि दे आर यूज्ड इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ सॉसपैन एंड ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग स्विचेस, इसके लिए इसकी कौन सी प्रॉपर्टी काम आती है, तो हम कहेंगे क्या कि प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर of heat and electricity। अब प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि प्लास्टिक्स जो है वो अपने से हीट को पास नहीं होने देते। जैसे आपने देखा होगा किसी भी सॉसपेन का जो हैंडल होता है उस पर प्लास्टिक लगा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो प्लास्टिक जो है वो हीट की वजह से गर्म नहीं होता, जिसकी वजह से लोगों को आसानी होती है किसी भी चीज को गर्म अवस्था में भी पकड़ने से। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक कभी भी हीटेड होता ही नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि स्विचेस बनाने में भी काम आता है इसका, क्योंकि प्लास्टिक अपने आप से करंट को पास नहीं होने देती। इसका मतलब ये है कि अगर हम प्लास्टिक को टच करेंगे और प्लास्टिक के पीछे अगर कोई, हालांकि इसको प्रयोग में नहीं लाना है, लेकिन अगर प्लास्टिक है और उसके पीछे से करंट आ रहा है तो प्लास्टिक अपने से आगे नहीं जाने देगा। जैसे मान लीजिए ये एक प्लास्टिक का मार्कर है, अगर इस एंड पर हम किसी वायर को लगाएंगे और हम यहां टच करेंगे तो वो करंट यहां से यहां नहीं पहुंचेगा, यहां से यहां ये करंट इसलिए नहीं पहुंचेगा क्योंकि ये पूरी जो बॉडी है ये प्लास्टिक की है और ये करंट को यहीं रोक देता है, इससे आगे जाने नहीं देता है। इसीलिए हम कहते हैं क्या कि प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से स्विचेस आर मेड। अंडरस्टूड और नॉट? अगर वहीं अगर हम बात करेंगे एक नेल की जो कील होता है उसमें अगर एक एंड को टच करेंगे तो दूसरे एंड पर करंट लगता है। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है। लेकिन प्लास्टिक के केस में हम क्या कहते हैं कि प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक बार फिर से देख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक में, प्लास्टिक्स आर लाइट वेट एंड ड्यूरेबल, हल्का और टिकाऊ होता है। दे कैन बी यूज टू मेक ऑलमोस्ट ऑल द आइटम्स इन दिस यूनिवर्स, मीन्स वर्ड की इस संसार में लगभग सभी चीजों को बनाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। दे आर चीप इन कॉस्ट, सस्ते होते हैं। दे आर इजिली अवेलेबल, मीन्स वर्ड की दे आर अवेलेबल वेरी फ्रिक्वेंटली, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर because it has its application in this saucepan handles as well as in electric switches. Saucepan handle में इसलिए because it has high melting and boiling point and it is bad conductor of heat, और इसीलिए ये हीट को पास नहीं होने देगा, तो सॉसपैन आसानी से यूज हो सकता है। उसके बाद स्विचेस को बनाने में इसलिए काम आता है क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आई होप इट इज क्लियर, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर हो गया होगा? अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक को। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। तो जब भी हम टाइप्स ऑफ प्लास्टिक की बात करेंगे तो बेटा प्लास्टिक को दो भागों में बांटा गया। प्लास्टिक्स क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। लेट अस सी वन बाय वन। सबसे पहला पार्ट थर्मोप्लास्टिक्स। दूसरा पार्ट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखो बेटा, ये दो अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स हैं
एक का नाम थर्मोप्लास्टिक है और दूसरे का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है और कैसे हैं उसको देखते हैं। अगर हम थर्मोप्लास्टिक्स की बात करें तो हम कहते हैं क्या कि दे आर सॉफ्ट प्लास्टिक्स, दे आर सॉफ्ट प्लास्टिक्स मीन्स व्हाट कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट थर्मोप्लास्टिक्स तो हम ये कहते हैं कि दे आर सॉफ्ट प्लास्टिक। वही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स दे आर हार्ड प्लास्टिक। कॉन्ट्रेरी है, इसका डिफरेंट है, तो कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड प्लास्टिक। यहां देखिए बेटा, यहां पर एक बात और ध्यान रखना है, अगर हमें ये पता नहीं लग रहा कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो जिसमें सेटिंग लगा हुआ है, ये जो ये थर्मो के साथ सेटिंग का यूज है, ये हार्ड होता है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए थर्मोसेटिंग की कभी बात करेंगे तो हम कहेंगे दे आर हार्ड प्लास्टिक, और इसके कॉन्ट्रेरी, इसके अपोजिट थर्मोप्लास्टिक क्या हो जाएगा, सॉफ्ट प्लास्टिक। इसी तरह दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली लोअर है। अब यहां पर आपको ये नहीं समझ आएगा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिस पर वो पिघलने लग जाए, तो इसको थोड़ा सा ही हीट करोगे तो ये पिघलने लग जाएगा। जैसे आपने पॉलीथीन देखा होगा, पॉलीथीन को आग के सामने ही ले जाओगे तो वो पिघलने लग जाता है, तो वो कौन सा प्लास्टिक हो गया, थर्मोप्लास्टिक। वहीं अगर हम इसकी बात करें थर्मोसेटिंग, तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका कैसे पता लगेगा हमें, तो हम कहेंगे क्या कि अगर हमने कहीं ना कहीं एक पीवीसी पाइप देखा हो, जिससे हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट हैं उनको प्लास्टिक के पाइप से रिमूव करते हैं, तो वो जो प्लास्टिक का पाइप होता है उसको आग के सामने ले जाएंगे तो उसको जल्दी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि उसका जो पिघलने वाला पॉइंट है ना वो हायर होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए उसको बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तब वो पिघलना स्टार्ट होता है, जनरली वो पिघलता नहीं है। तीसरी बात ये भी है कि अगर हम तीसरी बात करें तो हम ये कहते हैं थर्मोप्लास्टिक के बारे में कि दे कैन बी, अब चूंकि इनका पिघलने का पॉइंट जो है वो कम है, तो इसीलिए उनको जिस आकार में हम चाहे बहुत आसानी से बदल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी टॉय रहता है उसको हम इधर की ओर कर देते हैं तो वो इधर ही रह जाता है, नहीं। और उसके केस में हम क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के केस में, कि वो जो है उसमें आप रिमोल्ड और रीशेप नहीं कर सकते बहुत आसानी से। जैसे देखो ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं रीशेप करने की कोशिश करूंगा तो ये रीशेप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसको रीशेप करने की अगर कोशिश करूंगा तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर यही ये कवर है और इसको मैं रीशेप करने की कोशिश करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक है। तो बेसिकली क्या होता है कि थर्मोप्लास्टिक के बारे में कहते हैं क्या कि दे कैन बी रीमोल्डेड और रीसेप्ड वेरी इजीली, बहुत आसानी से रीसेप भी हो जाते हैं, अलग अलग आकार के भी, वेरी इजीली। और यहां क्या कहेंगे, दे कैन नॉट बी रिसाइकल्ड और रीसेप्ड इजीली, ये आसानी से नहीं हो सकते। आपने शायद देख भी लिया अभी एग्जांपल में, तो इसको रीसेप नहीं कर सकते। लेकिन अगर स्मॉलर पार्टिकल की हम बात करें, अगर थर्मोप्लास्टिक की बात करें, तो इसको रिमोल्ड और रीसेप कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इसके एग्जाम्पल के रूप में हम क्या कह सकते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का वो ये कि अगर हम पॉलीथीन की बात करें, बेबी टॉयज की बात करें, तो ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक से बनते हैं। जबकि यहां थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में सॉसपेन हैंडल, नहीं, उसके बाद स्विच,
एटीसी, प्रेशर कुकर का हैंडल भी कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हो गया डिफरेंस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सॉफ्ट प्लास्टिक होता है थर्मोप्लास्टिक, ये हार्ड प्लास्टिक होता है थर्मोसेटिंग। दूसरी बात कि दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका ये पिघलने लग जाते हैं बहुत जल्दी आग के सामने, ये लेकिन बहुत सख्त होते हैं, ये जल्दी पिघलते नहीं है। जैसे हम कुर्सियों की बात कर लें तो उनके नीचे आग भी जल रहा होता है तो कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। यहाँ पर ये रिमोल्ड, इनको बहुत आसानी से इनका आकार बदला जा सकता है, जबकि इनका आकार आसानी से बदला नहीं जा सकता। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आपने देखा होगा प्रेशर कुकर का जो हैंडल है वो जल्दी से अपना शेप नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है? यही कारण है। क्लियर है? अब आगे हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि प्लास्टिक जो है अपने यूजेस के हिसाब से क्या वो बून है या कर्स है, जो कि आज का लास्ट एजेंडा होगा कि प्लास्टिक जो है हमारा वो बून है या कर्स है, उसको हम देखते हैं एक बार। बहुत ध्यान से देखना है बेटा। प्लास्टिक्स अ बून और कर्स, प्लास्टिक्स अ बून और कर्स, क्वेश्चन मार्क। यहां बेटा ये बून और कर्स जो लिखा हुआ है, इस बून का मतलब होता है वरदान और इस कर्स का मतलब होता है अभिशाप। तो कहीं ना कहीं कि प्लास्टिक्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि क्या प्लास्टिक वरदान है या अभिशाप है। इसको देखने के लिए हमें कुछ यूजेस के बारे में जानना होगा जिस पर हम ये डिसाइड कर सकें कि कहीं ना कहीं प्लास्टिक वरदान है या अभिशाप है। यहां मैं लिख देता हूं कि ये बून और ये कर्स, और फिर हम मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि क्या है ये बून है या कर्स है। प्लास्टिक के बारे में हम ये कहते हैं कि दे कैन बी यूज टू मेक ऑल द आइटम्स, दे कैन बी यूज टू मेक ऑल आइटम्स, ऑल आइटम्स। कर्स, it is non biodegradable in nature, non biodegradable in nature। अब यहां पर क्या है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर का मतलब क्या होता है। यहां पर एक पॉइंट मैं आपको डिस्कस कराना चाहता हूं कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल, बायो मतलब क्या होता है बेटा? जीव जंतु या जीवन होता है कह सकते हैं, और डिग्रेडेबल मिलने वाला। तो कहीं ना कहीं जो सॉइल में, जो जीवन में या मिट्टी में मिक्स हो जाए उसको बायोडिग्रेडेबल, और जो सॉइल में मिक्स नहीं होता है उसी को हम क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। मीन्स व्हाट? मिक्सिंग इन सॉइल, मिक्सिंग इन सॉइल बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, नॉट मिक्सिंग इन सॉइल, नॉट मिक्सिंग इन सॉइल, जो मिक्स नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को लेकर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। बायोडिग्रेडेबल क्या है? जो मिक्स होता है सॉइल में वो बायोडिग्रेडेबल, और जो मिक्स नहीं होता वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब यहां देखेंगे, मैंने आपसे कहा कि दे कैन बी यूज्ड, ये अच्छी बात है कि इससे सब चीज बना सकते हैं, लेकिन ये यहां पर अगर आप सब चीज बनाओगे, इससे हर एक चीज बनाओगे तो कहीं ना कहीं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये सॉइल में मिक्स नहीं होगा। नुकसान करेगा या नहीं करेगा? जब सभी चीजें प्लास्टिक की होंगी तो ये नुकसान करेगा ना। क्लियर हो गया? उसके बाद दूसरी बात, दे आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर, नॉन रिएक्टिव इन नेचर,
ये जो है नॉन रिएक्टिव इन नेचर होता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं इफ डिस्पोज्ड इन वाटर बॉडीज, it might hamper aquatic life, क्या है बेटा कि अगर इसको ये सॉइल में मिक्स नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इसको दूसरा ऑप्शन हम ढूंढेंगे कि भाई इसको पानी में फेंक देते हैं। तो पानी में जब हम फेंकेंगे तो क्या होगा कि एक्वेटिक लाइफ जो है ना, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनको प्लास्टिक की वजह से क्या होगा, कई ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लास्टिक को निगल जाएंगे, जिनसे उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो जाएगा, और एक्वेटिक लाइफ जो है, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनका जीवन खतरे में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान करता है। तीसरी बात, दे आर चीप इन कॉस्ट। ये सस्ते होते हैं, लेकिन दे आर हार्मफुल फॉर, दे आर लाइफ थ्रेटनिंग कह सकते हैं, जानलेवा। दे आर लाइफ थ्रेटनिंग फॉर द एनिमल्स दैट indirectly depends on water bodies, आई होप क्लियर हो गया है। इसमें क्या कह रहा हूं मैं कि अब ये ऐसे जानवरों के लिए भी खतरनाक होगा जो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं कहीं ना कहीं वाइल्ड वो वाटर बॉडीज के ऊपर अपने पानी पीने के लिए। जैसे हाथियों की बात करें, लायंस की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं समुद्र में जाते हैं पानी पीने को। हमारे पास तो हाथ है, हम प्लास्टिक को हटा देंगे, लेकिन इसमें क्या है, टाइगर्स की अगर हम बात करेंगे तो टाइगर्स या कोई भी एनिमल, उसके पास हाथ तो होता नहीं है, तो फ्लो में वाटर जो है, वाटर के साथ प्लास्टिक अगर उनके अंदर चला गया तो उनका जीवन भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट जो हमें बहुत आसानी से हेल्प कर देगा डिसाइड करने में, वो ये कि दे कैन या दे आर ड्यूरेबल। ये चलता है बहुत दिनों तक। इसका मतलब ना हम इसको पानी में फेंक सकते हैं, ना हम इसको सॉइल में रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं क्या, ऑन बर्निंग इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइजनस गैसेज। अब जलाने की जब बात आई तो ऑन बर्निंग भी अगर हमने कहा, इट रिलीजेस अ लॉट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग गैसेज, अ लॉट ऑफ लाइफ टेकिंग गैसेज या पॉइजनस कह सकते हैं गैसेज। आई होप क्लियर हो गया। तो ये पॉइजनस गैसेज भी रिलीज करता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इट डिग्रेड्स या इट डिक्रीजेस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इट डिक्रीजेस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब देखो बेटा, तो इसके बारे में हम ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं इसका यूजफुलनेस जितना है उससे कहीं ज्यादा इसका हार्मफुलनेस है। इसीलिए हम यहां ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक इज अ कर्स, प्लास्टिक इज अ कर्स एंड वी शुड बैन इट, वी शुड बैन इट। और बैन करने के लिए कौन कौन से 5 फैक्टर हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज। अगर आपसे कोई कहेगा कि 5 फैक्टर बताइए जिनसे आप इसको प्लास्टिक के यूज को कम कर सकते हैं, तो हमारा होगा पहले हम रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे प्लास्टिक के यूज को। वो कम कब होगा, जब हम एक ही प्लास्टिक के बैग को बार बार यूज करेंगे। जैसे मान लो हम एक चावल खरीद कर लाते हैं उस टोकरे में, और उस टोकरे का फिर यूज करते हैं सब्जी में, तो कहीं ना कहीं सब्जी लाने में, तो कहीं ना कहीं हम इसका दोबारा प्रयोग कर रहे हैं, जिससे इसका यूज कम हो जाएगा। उसके बाद वो अगर खराब हो गया तो हमें किसी को दे देना चाहिए जो कि उसको रिसाइकल करके फिर से पहुंचा देगा फैक्ट्री। उसके बाद उसका जो एक्सटर्नल यूज है वो बंद हो जाएगा, जिससे हम इसका रिकवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ लास्ट में धीरे धीरे जब हमें आदत हो जाएगी तो हम ये कहेंगे कि हम इसको रिफ्यूज कर देंगे। लेकिन
एक और बात ध्यान से देख लीजिए कि इसको हम सॉइल के साथ नहीं रख सकते क्योंकि ये मिक्स नहीं होता, पानी में नहीं फेंक सकते क्योंकि एक्वेटिक एनिमल को नुकसान पहुंचाता है, फिर पानी में नहीं फेंक सकते क्योंकि ये जानवर, जंगली जानवर जो रहते हैं उनके लिए भी जानलेवा हो जाएगा क्योंकि वो भी पानी पीने आते हैं वहां। उसके बाद जब हम इसको जलाने की कोशिश करते हैं तो भी ये बहुत हार्मफुल गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसेस को रिलीज करता है जो हमारे लिए जानलेवा है। और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को डिक्रीज कर देता है, मीन्स व्हाट कि सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है, जो खेतों में फसल उगाने की जो क्षमता है उसको भी कम कर देता है। तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक जो है वो कर्स है और इससे बचने के लिए हमें 5R का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज। क्लियर हो गया बेटा? इसी पॉइंट के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। इसको बहुत ध्यान से देखिए और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। और जब भी नहीं होता है तो फिर मैं इसके लिए एक नोट्स तैयार करता हूं मैं, और उसी को ध्यान में रखकर पहले तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है। आई होप क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कशन के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, गॉड ब्लेस यू।